हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की इस नई सीरीज को स्टार्ट करते हुए या आगे बढ़ाते हुए हम आज इसका पार्ट सेकंड आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट वन आपको दे चुके हैं। इसकी गाइस हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, मध्य प्रदेश जो स्पेशल सामान्य ज्ञान या एमपी जीके रॉयल सीरीज इसका नाम हमने दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में इसे चेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि नए नए क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं और इतनी ज्यादा डिटेल हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो जो कि छूटने के चांसेस बिल्कुल 0% के समथिंग रहते हैं। क्लियर है? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। गाइस, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है आपका कि इंडिका में मेगास्थनीज ने मध्य प्रदेश की किस नदी को प्रीनास कहा है। देखिए, इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज की है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो नदी है प्रीनास, इसको प्रीनास किसने कहा है? तो ये मेगास्थनीज ने कहा है। किस नदी को कहा है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी टोंस नदी। गाइस, ये टोंस जो नदी है इसको प्रीनास किसने कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। तो प्रीनास नाम अब आप याद रखिएगा। टोंस, इसके अलावा तमसा, तावन, कई सारे नाम इसके हैं। ध्यान रखिएगा, सतना जिले से नदी निकलती है आपकी टोंस, तावन और प्रीनास इसका नाम अब दिया है। एक और चीज हमें थोड़ी सी बेसिकली डिटेल अगर हम कवर करें इसके बारे में, तो गाइस मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसमें मध्य प्रदेश की टोटल दो नदियों का जो कि उल्लेख मिलता है। दो नदियां कौन कौन सी है? एक आपकी है प्रीनास और दूसरा है आपका केनास। एक प्रीनास, दूसरा केनास। ये जो प्रीनास है इसको क्या कहा जाता है? इसको टोंस नदी या तमसा नदी या तावन नदी के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा। और भारत की अगर हम बात करें कि भारत की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा जो कि लिखी गई है, तो इसमें भारत की भी दो नदियों का उल्लेख मिलता है। भारत की दो नदियां कौन कौन सी है? पहली नदी है सिंधु नदी और दूसरी नदी है आपकी गंगा नदी। तो इन दो नदियों का भारत का और मध्य प्रदेश की भी दो नदियों का ही उल्लेख इसमें मिलता है। मेगास्थनीज जो था ये एक यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आई थिंक ये तो आप सभी को पता होगा। वैसे यूनानी सामंत सेल्यूकस जो था ये भारत में फिर से राज्य विस्तार की इच्छा को लेकर 305 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण इसने किया था और उसे संधि करने पर विवश करना पड़ा था। इस कारण संधि के जो की गई थी उसके अनुसार मेगास्थनीज नाम का जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो मेगास्थनीज जो नाम का राजदूत था ये चंद्रगुप्त के दरबार में कई वर्षों तक दरबार में ये रहा था। अब इसने वहां पर जो कुछ देखा भारत में, और उसने जो कुछ देखा, जो कुछ जो कि सीखा और जो चीजें हुई है उसके साथ में, उसको उसने इंडिका में पुस्तक जो थी उसकी उसमें विस्तृत वर्णन के साथ में लिखा है। तो यही इंडिका है। ध्यान रखिएगा, इंडिका जो है मेगास्थनीज ने जो लिखी है वो यही लिखी है कि जो जितने वर्षों तक वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था, कई वर्षों तक रहा था, तो उसने यहाँ पर रहते हुए जितनी भी चीजें उसके सामने हुई है, जो भी चीजें उसने देखी है, वो सबका वर्णन उसने मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। यही इंडिका है। अब उसने क्या क्या लिखा है ये भी हम थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन बने, और देखिए कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बताइए हिस्ट्री से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। उसने ऐसा लिखा है कि भारत का क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिका बताइए, इंडिका के अनुसार, मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र जो है ये भारत का सबसे बड़ा नगर है। और गाइस, ये जो पाटलिपुत्र है गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। कहां पर बसा हुआ है? मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र जो शहर है, पाटलिपुत्र, ये आपका गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसकी जो लंबाई है इसने 9.5 मील बताई है और चौड़ाई बताई थी इसने 2.25 मील। ध्यान रखिएगा, ये जो नगर है पाटलिपुत्र, इसके चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार है। कितने? 64 द्वार इसमें है। एक दीवार है चारों ओर जिसमें 64 द्वार है और 570 दुर्ग इसमें बने हुए हैं। अगर बात करें पाटलिपुत्र नगर की, उसके अनुसार तो नगर का अधिकांश जो मकान है ये लकड़ी से ही बने हुए हैं। और मेगास्थनीज ने आगे भी इसमें कई सारी चीजों का वर्णन किया है कि छोटे बड़े सैनिक राजकोष से नगद उनको जो कि राशि दी जाती है। इस तरह से कई सारी चीजें जो कि उसने लिखी है। एक और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज लिखी है वो लिखी है कि गाइस जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, इसको वहां समानांतर चतुर्भुज नगर कहता है। पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज क्या कौन सा नगर कहता है? समानांतर चतुर्भुज नगर कहता है। तो ये भी आप स्पेशली याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र को किस नाम से या क्या कहा जाता था? तो समानांतर चतुर्भुज नगर, स्पेशली आप याद रखिएगा। हमने पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है मेगास्थनीज इंडिका के बारे में। अब सिंगल क्वेश्चन भी बनेगा तो आप आसानी से उसको बना लेंगे। क्लियर है गाइस? टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम यहीं पर प्रोवाइड करते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे अगला क्वेश्चन है गाइस, किस परमार शासक ने विदिशा जिले में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा उदयादित्य। उदयादित्य यहाँ से ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है। जो परमार शासक था उदयादित्य, इसने विदिशा जिले में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। गाइस ये जो विदिशा जिले के नीलकंठेश्वर जो मंदिर है ये उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा। विदिशा जिले के उदयपुर में स्थित है आपका नीलकंठेश्वर मंदिर। अब ये जो है पूर्वाभिमुख भूमिज शैली का मंदिर है, स्पेशली आप याद रखिएगा। और ये जो है नीलकंठेश्वर मंदिर बेसिकली जाना जाता है, परमार जो राजा था उदयादित्य उसके द्वारा ये बनवाया गया था। देखिए ये जो परमार राजा उदयादित्य था ये कौन था? तो ये जो राजा भोज थे, परमार राजा भोज इसका पुत्र था, राजा भोज के का पुत्र था ये। और इसने जो शासन किया है वो बेसिकली कहाँ पर किया है? विदिशा में तो किया है ये, बट यहाँ पर धार पर भी इसने शासन किया है उदयादित्य ने। कई यहाँ पर जो मंदिर बनवाए गए हैं, ये जो मंदिर है उदयादित्य के द्वारा नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया गया है। तो ये जो मंदिर है 1116 से प्रारंभ करवाया था, 1116 संवत से। और इसका जो निर्माण का पूर्ण हुआ था, इसका निर्माण पूर्ण हुआ था 1137 में। 1116 में इसमें काम चलवाया था इसका जो कि शुरू हुआ था, और 1137 ईस्वी में इसका जो काम है पूरा हो चुका था। उसके बाद में 1137 में ही इस मंदिर का ध्वजारोहण किया गया था शिखर पर। ध्वजारोहण कब किया गया था? नीलकंठेश्वर मंदिर में, तो 1137 में ये किया गया था। इसका जो उल्लेख मिलता है, ये चीजें जो कहाँ से मिली है, तो इसका शिलालेख जो है वहां से इसका उल्लेख मिलता है। यहीं पर एक शिलालेख है, उसमें सभी चीजें उसके उल्लेख है। गाइस ये जो मंदिर बने हुए नीलकंठेश्वर मंदिर, यहाँ पर कई सारे और भी मंदिर है। तो ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बने हुए भूमिज शैली में निर्मित है। चारों ओर पत्थर की दीवारें यहाँ पर बनाई गई हैं। और यहाँ पर एक गर्भगृह है, गर्भगृह में शिवलिंग है, ध्यान रखिएगा। गर्भगृह में शिवलिंग है और स्थापित है, जिसमें देखिए ये जो है काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए रहेगा कि शिवलिंग है यहाँ पर गर्भगृह में। शिवरात्रि के दिन ही उगते हुए सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती है, तो सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही पड़ती है उगते हुए सूरज की किरणें यहाँ पर जो शिवलिंग है गर्भगृह में। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि बताइए मध्य प्रदेश के किस मंदिर में गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है जिसमें सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही उगते हुए सूरज की किरणें पड़ती है? तो ये नीलकंठेश्वर मंदिर का गर्भगृह रहेगा, जो कि कहाँ पर है? विदिशा जिले के उदयपुर में। ये जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर नीलकंठेश्वर मंदिर, इसमें गर्भगृह में जो शिवलिंग है इस पर सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही उगते सूरज की किरणें पड़ती है। साथ ही साथ ये जो गर्भगृह, इसमें शिवलिंग का आकार अगर आपसे पूछा जाए तो 8 फीट के लगभग है। 8 फुट के लगभग जो है शिवलिंग का आकार यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा डीपली क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में बनने लगे हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ से पूरा क्लियर हो चुका होगा नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नाग वंश का संस्थापक कौन था? मध्य प्रदेश के विदिशा में नाग वंश का जो संस्थापक था, इनका नाम है वृषनाथ। वृषनाथ हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए वृषनाथ जो था ये नाग वंश का संस्थापक था, इसने विदिशा को राजधानी बनाई थी नाग वंश की। और गाइस एक और नाम आप याद रखिएगा, भीमनाथ। भीमनाग इसको राजधानी को इसने जो है कहां पर? विदिशा में। तो वृषनाथ ने स्थापित के संस्थापक था, यह विदिशा में स्थापित की थी वृषनाथ ने। विदिशा से भीमनाथ जो था, भीमनाथ, इसने राजधानी को पद्मावती स्थानांतरित किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नाग वंश की राजधानी विदिशा से पद्मावती किसने स्थानांतरित की थी? तो ये भीमनाग के द्वारा की गई थी। गाइस नाग वंश ने कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्व जो मेघ होते यज्ञ वो करवाए थे। तो ये नाग वंश ने ही करवाए थे कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने करवाए थे। इसके अलावा जो अंतिम नागवंश का राजा कौन था, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। तो मनपति नाग, इनका नाम आप याद रखिएगा। मनपति नाग ये जो था ये नागवंश का अंतिम शासक था। और ये जो अंतिम नाग राजा था मनपति नाग, इसको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और उसके बाद में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आ रहा है विदिशा। अब विदिशा के बारे में थोड़ी सी चीजें हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो विदिशा जिला है इसमें सबसे पहला फैक्ट तो यही बन जाता है कि उदयगिरी जो है यहाँ पर, या उदयपुर, उदय जो पूरे है यहाँ पर नीलकंठ मंदिर है, नीलकंठेश्वर मंदिर या नीलकंठ मंदिर आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में हमने इसके पहले ही पूरी डिटेल बताई है। इसके अलावा विदिशा से सबसे ज्यादा जो पूछे जाना पहला फैक्ट है वो है सम्राट अशोक की जो पत्नी है वो यहीं की थी। तो इतना भी आपको याद चल चुका है। विदिशा का पुराना नाम क्या है? तो गाइस विदिशा का जो पुराना नाम है ये है आपका बेसनगर, और भीलसा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो भेलसा और बेसनगर इसको जाना जाता है। और ये जो विदिशा शहर बसा हुआ है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें
तो देखिए यहाँ पर बैसनगर और भिलता दो नाम से तो इसको जाना जाता है, बट कुछ अन्य जो सोर्स इसके मिले हैं तो उसमें इसका जो वर्णन है ये दसार्ण के नाम से भी जो कि उल्लेख मिलता है। दसार्ण भी आप याद रखिएगा, दसार्ण, बैसनगर और भिलता, तीन नाम आप इसके याद रखिएगा। गैस एक और चीज हम आपको बता दें कि जो विदिशा जो है इसमें हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है, ध्यान रखिएगा, भागवत धर्म से संबंधित है ये आपका। और पुराणों में विदिशा का जो नाम है भद्रावती, और इसके अलावा औरंगजेब ने इसका जो नाम है आलमगीरपुर रखा था। तो औरंगजेब ने विदिशा का नाम क्या रखा था? आलमगीरपुर। कितने सारे नाम यहाँ पर हो चुके हैं, दसार्ण, बैसनगर, भिलसा, आलमगीरपुर, और इसके अलावा पुराणों के अनुसार इसका जो नाम है भद्रावती भी मिलता है। क्या मिलता है? भद्रावती भी इसका नाम मिलता है। तो भद्रावती, आलमगीर, दसार्ण, बैसनगर, भिलसा, इतने नाम आप याद रखिएगा, ये सब विदिशा के ही नाम है। सम्राट अशोक सागर परियोजना यहाँ पर है विदिशा में, जिसको हलाली नदी पर स्थापित किया गया है, बनाया गया है। सम्राट अशोक की पत्नी के बारे में ऑलरेडी हम आपको रिकॉल करवा ही चुके हैं। उदयगिरी की गुफाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है, और ये जो गुफाएं हैं किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्तकालीन गुफाएं हैं, गुप्त काल से इनका संबंध रहा है। एक और सबसे ज्यादा अभी क्या चल रहा है, गर्मी का माह चल रहा है, आप सभी ने पता ही है। अब मध्य प्रदेश में सबसे जो ज्यादा गर्मी है वो अभी तक अंकित की जा चुकी है, अब तक नापी जा चुकी है, और कई सालों का पिछले रिकॉर्ड जो है टूट चुका है गर्मी के मामले में। तो हमें यहाँ से एक फैक्ट याद आता है कि मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है, इसमें ही मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है गंज बासुदा। गंज बासुदा एक स्थान है जो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, ये विदिशा जिले में आता है। तो आई थिंक यहाँ से हम विदिशा जिले के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो पूरे आपको रिकॉल करवा ही चुके हैं। अगर कोई फैक्ट छूट चुका है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी वहां पर देख ले और वो भी रिकॉल कर पाए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? देखिए, हिंद यूनानी शासक था मिनांडर, और इसके सिक्के मध्य प्रदेश का जो स्थान है जहां से प्राप्त हुए थे, ये स्थान है बालाघाट। बालाघाट के साथ में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर आएगा। देखिए, यूनान का एक भारतीय क्षेत्र का वास्तविक संस्थापक था ये, हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। इसके सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिले थे, और ये जो है यूनान का भारतीय क्षेत्र का वास्तविक संस्थापक था सेनापति मिनांडर, इसका नाम था, ये सेनापति था। और गाइस इसने जो है 170 से 150 ईस्वा पूर्व तक, तो 170 से 150 ईस्वा पूर्व तक शासन किया था। सर्वप्रथम बाजोर, जिसको अब पेशावर जाना जाता है, तो इसमें आधिपत्य इसने कायम किया था। सबसे पहले इसने बाजोर यानी पेशावर पर अपनी ये जो बनाई थी आधिपत्य कायम इसने किया था, और इसकी जो राजधानी बनाई थी इसने साकल को बनाया था। सबसे पहले साकल को इसने राजधानी बनाया था। साकल किसको बोला जाता है? साकल बोला जाता है सियालकोट को। किसको? सियालकोट को साकल बोला जाता था पहले, ध्यान रखिएगा। मिनांडर जो था एक शक्तिशाली शासक था, और इसका जो साम्राज्य था गाइस, ये सिंधु से यमुना तक फैला हुआ था। सिंधु से यमुना तक ये फैला हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मिनांडर ने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। तो मिनांडर ने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, इतना भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से बताइए कि किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे, तो उसमें मिनांडर नाम देगा, और जिसने नहीं चलाए थे उनके 3 ऑप्शन देगा, तो उसमें से आपको चूज करना रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मिनांडर की अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी मिनांडर की, उसके बाद में उसका पुत्र था स्ट्रेटो प्रथम, उसने वह शासक बना था, और लेकिन उसकी जो उम्र थी वो कम थी, अल्प वयस्क वह था, और उसके कारण उसकी जो माँ थी उसने सत्ता संभाली थी। तो ये थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हिंद यूनान शासक के जो सिक्के थे, इनके बारे में थोड़ी सी विशेषता हम कवर कर ही लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ में काफी इंपोर्टेंट हो जाती है विशेषता। देखिए, इंडो ग्रीक जो सिक्के थे, सुंदर कलात्मक विशेषता इसमें दिखती थी। सामने की तरफ एक राजा का चित्र था, और बस्त वास्तविक चित्र जो है चित्रण प्रतीत इसमें होता था। रिवर्स पर कुछ देवता को दर्शाया गया था। और इन सिक्कों से हमें पता चलता है गाइस कि ये भारत के एक छोटे से उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में 40 से अधिक इंडो ग्रीक शासकों ने शासन किया था। इस सिक्कों से ही हमें पता चलता है कि 40 से अधिक वर्षों तक इसने जो है शासन किया है। कई शासकों ने यानी हिंद यूनान शासकों ने। तो ये बालाघाट से इसके सिक्के मिले हैं, बाकी और भी जगह से भारत के कई सिक्के इसके मिले हैं। बाकी हम मध्य प्रदेश के फेवर में क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बालाघाट के साथ में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है? हंसते हैं रोते हैं जो कृति है ये है हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हमारा जाएगा। ये जो हरिशंकर परसाई थे, इनका जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था? तो गाइस एक और चीज याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई का, यह हुआ था जामनी में, जामनी गांव में हुआ था इनका जन्म। अब ये जामनी गांव कहां पर आता है? तो ये आता है आपका होशंगाबाद में।
होशंगाबाद जिले में आता है जामनी गांव, यहीं पर इनका जन्म हुआ था हरिशंकर परसाई का, ये याद रखिएगा। और ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। 22 अगस्त 1924 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 22 अगस्त को 1924 में, ध्यान रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इनकी बात करें कि इनका निधन कब हुआ था, तो गैस इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था 10 अगस्त को 1994 में। तो 10 अगस्त 1994 में इनका निधन हुआ था और 22 अगस्त 1924 में इनका जन्म हुआ था। ये डिटेल आप थोड़ी सी याद रखिएगा क्योंकि जन्म मृत्यु के बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यहाँ पर निकल कर आता है कि हिंदी के पहले रचनाकार थे ये, जिन्होंने जो है व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया था। तो व्यंग को विधा का दर्जा दिलाने वाले हिंदी के पहले रचनाकार कौन है? इनका नाम है हरिशंकर परसाई। इनकी कई सारी रचनाएं फेमस है। विकलांग श्रद्धा का दौर सबसे फेमस इनकी रचनाएं हैं, जिसके लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर प्रसाद की है, हरिशंकर प्रसाद की परसाई की, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कई सारी रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि अगर हम बात करें कहानी संग्रह की तो हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोले राम का जीव, आई थिंक आप सभी को ये पता होंगी। अगर उपन्यास की बात करें हम इनकी हरिशंकर परसाई के, तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनकी जो कि उपन्यास है इनके। अगर संस्मरण की बात करें तो तिरछी लेखाएं, लेख संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। आप जो कि 12th के पहले की जो चीजें हैं 9th 10th 12th 10th 12th, तो उस टाइम पर आपने सभी ने ये जो रचनाएं हैं इनके बारे में जरूर से पढ़ी होंगी और आप सभी को याद है चीजें, बस थोड़ी सी रिकॉल करना उनको जरूरी है। तो भूत के पांव पीछे आप सभी ने सुना ही होगा, तब की बात और थी, और लेख संग्रह, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, काग भगोड़ा और आवारा भीड़ में खतरे के खतरे, ऐसे जो जितनी भी रचनाएं हैं इनकी, पगडंडियों का जमाना, शिकायत की वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी, ये सभी जो है सदाचार के ताबिज, विकलांग शब्द का दौर, ये सभी इनकी ही है रचनाएं हैं। तो बस आपको एक बार क्या करना है, रिकॉल इनको करना है ताकि आपको अच्छे से कवर और याद हो जाए। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सी अपडेट आपको दे देते हैं कि मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की ई बुक 2022 के लिए स्पेशली हमने लॉन्च कर दी है। अगर आपने अब तक डेमो चेकआउट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर अभी इस पर चल रहा है। साथ ही पीएससी स्पेशल 2021 की जो प्री होने वाली है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च कर दी है। डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, काफी स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको रहेगी जिसमें कुल 70 टेस्ट मिलेंगे और काफी सारे टेस्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं, बाकी टेस्ट भी जो कि अपडेट किए जा रहे हैं, तो आप डेमो चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा गाइस 2021 की भी ई बुक अवेलेबल है, 2020 की भी ई बुक अवेलेबल है। मध्य प्रदेश स्पेशल कोर्स है हमारा एमपीजी के स्पेशल का, इसको अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ फाइल सभी प्रोवाइड की जाते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जाकर, और अधिक जानकारी वहां पर आपको इसके बारे में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, उज्जैन के मंदिर किस कला के उदाहरण है? इंदौर के जो माफ कीजिएगा, उज्जैन के जो मंदिर है ये किस कला के उदाहरण है? तो उज्जैन के जो मंदिर है ये है बुंदेला आर्ट कला के उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा, बुंदेला आर्ट कला के उदाहरण है उज्जैन के मंदिर। वैसे उज्जैन की अगर हम बात करें, थोड़ी सी उज्जैन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वर्ड, और उज्जैन के बारे में हम थोड़ी सी चीजें कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, महाकाल की नगरी के रूप में, प्राचीन धार्मिक नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है महाकाल मंदिर या महाकालेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो मंदिर है दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा एकमात्र दक्षिण मुखी मंदिर ही है। शिप्रा नदी के तट पर यह बसा हुआ है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का जो है आयोजन किया जाता है। और शिप्रा जो नदी है गाइस इसको मोक्षदायिनी कहा जाता है, जो कि काकरी बल्ली इंदौर से निकलती है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती, अवंती के नाम से इसको पहले जाना जाता था। और एशिया का सबसे बड़ा जो कारखाना है किसका? सोयाबीन का। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका उज्जैन में ही स्थित है। और इसके अलावा गाइस भगवान जो कृष्ण थे उन्होंने यहीं पर शिक्षा ली थी, संजीवनी आश्रम में, तो वो भी यहीं पर है। संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए 2008 से महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की भी यहाँ पर स्थापना की गई है। गाइस इस नगर को राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाया था, अवंती को सबसे पहले। तो राजा विक्रमादित्य के बारे में आप स्पेशली याद रखिएगा कि इन्होंने जो है अवंती को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी चीजें हैं और आपकी उज्जैन में, जैसे कि संदीपनी आश्रम हो गया, बृहतरी की गुफाएं हो गई, काल भैरव मंदिर हो गया, मंगलनाथ का मंदिर हो गया, बड़े गणेश मंदिर जो कि सबसे फेमस है, वैश्य टेकरी मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, तो कई सारे मंदिर यहाँ पर स्थित है उज्जैन में। और उज्जैन जो है मंदिरों की नगरी जैसे बेसिकली आपको पता ही जाना जाता है। तो मंदिर जो है ये बुंदेला आर्ट कला से रिलेटेड आपके रहेंगे। डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवोर कोठार की लोकप्रियता का उदाहरण क्या है। गाइस देवोर कोठार की जो लोकप्रियता है इसका उदाहरण है बौद्ध स्तूप, यहाँ पर स्थित है बौद्ध स्तूप, यही इसकी लोकप्रियता का कारण है। सी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा। ये जो देव कोठार है ये रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रीवा जिले में स्थित है। और ये पुरातात्विक स्थल है देव कोठार। यहाँ पर बौद्ध स्तूप है जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के स्थल के रूप में जाना जाता है। गाइस ये जो पुरातात्विक स्थल है प्राचीन बौद्ध स्तूपों के साथ बताने या उनका साथ बताने के लिए एक महान इतिहास के रूप में काम करता है बौद्ध स्तूप। देव कोठार की लोकप्रियता आप सभी ने पता ही है। ये डेट आप याद रखिएगा 1982 में यहाँ पर ये जो स्तूप है खोजे गए थे। लगभग 2000 साल पुराने ये स्तूप है और अशोक के शासनकाल से संबंधित ये बताए जाते हैं। तो 1982 में ये जो स्तूप है देव कोठार के, बताइए क्वेश्चन बनेगा देव कोठार, बताइए देव कोठार के जो स्तूप है बौद्ध स्तूप, इनकी खोज कब की गई थी? 1982 में की गई थी। और ये जो है अशोक के शासनकाल से रिलेटेड है। ये जो स्तूप है लगभग 2000 साल पुराने हैं और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। ये 3 बड़े स्तूप है यहाँ पर, 46 विभिन्न पत्थरों से कई छोटे और मोटे स्तूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो चट्टानों की बात करें स्तूप है 2000 साल पुराने, और चट्टानों की बात करें तो 5000 साल, लगभग 5000 साल पुरानी चट्टानी गुफाओं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अशोक जो था गाइस, अशोक के काल में विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रयास किए जा रहे थे और भगवान जो बुद्ध थे इनके अवशेषों को इन बौद्ध स्तूपों में को बनवाने के लिए वितरित किया गया था। तो अवशेष को उनके इन स्तूपों को बनाने के लिए वितरित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1982 में इनकी खोज की गई थी देव कोठार के बौद्ध स्तूपों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के स्थायी खंडपीठ का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा 28 नवंबर को 1968 में। सी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ की जो स्थापना की गई ये 28 नवंबर 1968 को की गई। अब हम आप बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। आप सभी ने बताइए, अगर आपने कांस्टेबल का जो एग्जाम दिया होगा तो आपको बताइए कितने सारे क्वेश्चन जो बने हैं ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय और खंडपीठों से बने हैं। क्लियर है? तो अब हम आपको वो रिकॉल करवाते हैं क्योंकि जीके जी की जो जुगाड़ है हमने आपको पूरी बताई थी, अच्छे से कवर किया था उसमें। वही चीजें हम यहाँ पर डिटेल आपको इसी तरह की चीजें बता रहे हैं ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर ना जाए। गाइस मध्य प्रदेश प्रांत के लिए जो उच्च न्यायालय है इसका नाम क्या है? इसके लिए मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का अलग बनाया गया है और इसका नाम है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि जबलपुर में स्थापित किया गया है। गाइस इसे जो है 2 जनवरी को 1936 में भारत शासन या भारत अधिनियम 1935 के तहत 1935 के अंतर्गत बनाया गया था। 2 जनवरी 1935 को भारत अधिनियम 2 जनवरी 1936 को भारत अधिनियम 1935 के तहत इसको बनाया गया था। और शुरुआत में जो इसे जो है नागपुर में स्थापित किया गया था। शुरुआत में कहां पर? नागपुर में इसको स्थापित किया गया था। लेकिन 1956 में राज्यों को जब दोबारा बनाया गया तब इसे नागपुर से स्थानांतरित करके जबलपुर में शिफ्ट इसको किया गया। कहां पर? जबलपुर में 1956 में इसको शिफ्ट किया गया। देखिए मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है इसकी 2 खंडपीठ है। कौन कौन सी? एक आपकी कहां पर है? तो एक आपकी है ग्वालियर में और दूसरी आपकी है इंदौर में। तो 2 खंडपीठ है इसकी। और ये जो खंडपीठ बनाई गई थी इनकी स्थापना कब की गई थी ये भी हम आपको बताएंगे। बट आपको सबसे पहले याद रखना है कि स्थायी इनको कब बनाया गया? तो स्थायी बनाया गया 28 नवंबर 1968 को। देखिए जबलपुर जो है ये उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का है, स्थापित हुआ था 1956 में। और इसकी डिजाइन किसने की थी? तो जबलपुर जो उच्च न्यायालय है इसकी डिजाइन की थी लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी डिजाइन की गई थी। याद रखिएगा 1935 से 1956 है इस तक ये जो रहा है ये नागपुर में रहा था। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये नागपुर में था 1935 से 1956 के बीच में। और 1956 के बाद में इसको जो है जबलपुर में शिफ्ट किया गया। 2 खंडपीठ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तीसरी खंडपीठ भी इसकी प्रस्तावित है जो कि कहां पर है? ये भोपाल में प्रस्तावित है तीसरी खंडपीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। और जो एक और चीज आप याद रखिएगा, ये स्थायी तो हमने आपको बता दी है कि स्थायी खंडपीठ का गठन कब किया गया था। अगर आपसे अस्थायी की पूछे, अस्थायी खंडपीठ की पूछे कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की अस्थायी खंडपीठ का गठन कब किया गया था, तो ये जो अस्थायी खंडपीठ है इनका गठन इंदौर और ग्वालियर के लिए किया गया था 1 नवंबर को 1956 में। क्लियर है? तो ये आई थिंक ये भी आपको पता चल ही चुका है। गाइस मध्य प्रदेश अगर वर्तमान में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इनके नाम की अगर हम बात करें तो इनका नाम है रवि मलिमत वर्तमान में चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी तक कुल 35 जज है। अभी तक कुल वर्तमान में 35 जजों की संख्या है। अगर टोटल स्वीकृत पदों की हम बात करें जजों की तो यह है 53
53 टोटल स्वीकृत पद हैं जजों के लिए, अभी 35 वर्तमान में कार्यरत हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से पूरी चीजें रिकॉल हमने करवा दी है, सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है, प्रतिशत जिला वाला जिला, इसका नाम है आपका भिंड जिला। भिंड के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, जो भिंड जिला है मध्य प्रदेश का, भिंड जिला ये न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो इसका नाम है अलीराजपुर। ये जिला है आपका अलीराजपुर, ध्यान रखिएगा। और कई सारी चीजें हैं इसके बारे में, आप थोड़ी सी चीजें आपको रिकॉल करवा देते हैं। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपकी इंदौर में है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर। न्यूनतम जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका निवाड़ी जिला। और सर्वाधिक लिंगानुपात आपसे पूछे जाए तो ये आपका बालाघाट है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है ये है आपका भिंड जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला भिंड हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला या सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका भोपाल जिला। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका डिंडोरी। तो ये सभी चीजें हम आपको इसीलिए रिकॉल करवा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन बने तो आप आसानी से कवर कर सके और आपको चीजें याद भी रहे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका जबलपुर। जबलपुर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका अलीराजपुर हो जाएगा, अलीराजपुर। क्लियर है? इसके अलावा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो ये आपका कौन सा रहेगा, पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक ये जबलपुर रहेगा। जबलपुर के साथ साथ इंदौर भी इसमें पहले नंबर पर है सर्वाधिक में। और अगर आप बात करें कि पुरुष साक्षरता में सबसे कम दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका अलीराजपुर रहेगा। इसके अलावा और हम इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है कि बताइए सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो ये उज्जैन जिला है। उज्जैन जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता है, तो ये उज्जैन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला आपका हो जाएगा झाबुआ जिला। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला फिर अलीराजपुर हो जाएगा आपका। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला ये आपका भिंड हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि हम आपको अगर यहाँ पर पूरा आपको बता देंगे तो यहाँ पर एक तरह से कचरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिकॉल करवा लीजिएगा। अगर आपको डबल से रिकॉल करना है तो वीडियो पॉज कीजिएगा, थोड़ा सा बैक कीजिएगा और वापस से स्टार्ट कीजिएगा वीडियो को, तो ताकि आपकी चीजें एक बार फिर से रिकॉल ये हो जाए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में जो हल्बा जनजाति पाई जाती है ये बालाघाट में पाई जाती है। बालाघाट के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। और गाइस अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में बताइए हल्बा जनजाति का मुख्य स्थान कौन सा है, मुख्य निवास स्थान, तो ये कौन सा है आपका बालाघाट ही रहेगा। ये जो हल्बा जनजाति है इसको हल्बी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हल्बी भी बोला जाता है, हल्बा भी बोला जाता है। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना आप, हल्बा हल्बी दोनों इसको बोला जाता है। और बेसिकली ये जो है मध्य प्रदेश में तो पाई जाती है, बट अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है इसकी कहाँ पर पाई जाती है, हल्बा जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये सीधी में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। सबसे ज्यादा ये यहीं पर पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। हल्बा जो जनजाति है भारत का एक आदिवासी समुदाय जनजाति है और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये गुजरात राज्य में, इसके अलावा महाराष्ट्र में भी पाई जाती है हल्बा जनजाति। ये जो हल्बा जनजाति है इसकी अगर हम बात करें जनजाति की देवी कौन है, तो माँ दंतेश्वरी हल्बा जनजाति की देवी है। और हल्बा जनजाति की भाषा कौन सी है, तो हल्बी इस जनजाति की भाषा है, ध्यान रखिएगा। और मराठी और ओडिया जो भाषा है इसका संयोजन है ये हल्बी, तो ये इन जनजाति की भाषा भी क्या रहेगी, हल्बी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है? मध्य प्रदेश के ये 3 जिले हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप है। इन जिलों की अगर हम बात करें तो इनका नाम है उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। सी ऑप्शन के साथ में हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। गाइस आपको सभी को बताइए मध्य प्रदेश के 14 स्थानों से ये 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो गुजरती है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। और मध्य प्रदेश के सबसे जो रेखा है 3 प्रमुख जिले जिसके सबसे समीप से निकलती है, तो उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ से निकलती है। इसकी एक ट्रिक है कर्क रेखा के जो 14 जिले हैं इनको याद रखने की। उज्जैन में रत्नी दे साजा आगर, ये ट्रिक है जिससे आप 14 जिलों को याद रख सकते हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है।
अब इनके हम आपको बताएं कि जिले कौन कौन से हैं। तो उज्जैन जिला हो गया, उज्जैन जिला हो गया। इसके अलावा रतलाम जिला, रतलाम जिला, राजगढ़ जिला, राजगढ़ के बाद में गाइस आपका आगर मालवा जिला हो गया, सीहोर, भोपाल, भोपाल के बाद में आपका विदिशा आता है, फिर ऊपर की साइड रायसेन, फिर सागर, दमोह, जबलपुर ऐसे, और कटनी, उमरिया, शहडोल। ये जो 14 जिले हैं इनसे कर्क रेखा होकर जाती है। गाइस आगर मालवा अब शाजापुर से अलग करके नया जिला बना दिया गया है, पहले शाजापुर इसमें आता था, बट अब आगर मालवा बना दिया है नया जिला अलग करके, तो अब आगर मालवा आता है, सागर शाजापुर जिला अब नहीं आता है कर्क रेखा में, क्योंकि ये आगर मालवा से होकर निकलती है। तो ध्यान रखिएगा आप, 14 जिलों से होकर जाती है, 14 जिले भी हमने आपको रिकॉल करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? नर्मदा जो सोन घाटी है ये मालवा और सतपुड़ा के मध्य में स्थित है। डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नर्मदा जो सोन घाटी है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भ्रंश घाटी के रूप में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत फैली हुई है नर्मदा सोन घाटी। इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्रफल की, तो 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है नर्मदा सोन घाटी का, और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% ये आता है। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि ये जो नर्मदा सोन घाटी है ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति क्या है, तो ये एक लंबी भ्रंश नदी घाटी है, और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। इसके विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसके बीच में स्थित है, और ऐसे मालवा और सतपुड़ा के मध्य में ये स्थित है नर्मदा सोन घाटी। गैस इसका जो पश्चिमी भाग है दक्कन ट्रेप बेसाल्ट जो चट्टान है उसका बना हुआ है नर्मदा सोन घाटी का, और इस नदी घाटी का पूर्वी भाग विंध्य और धारवाड़ के चट्टानों से बना हुआ है। कहीं कहीं पर इसमें क्वार्ट्ज़ाइट जो चट्टान है वो भी देखने को मिलती है। और ये जो नर्मदा सोन घाटी इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका जो है खरगोन जिला ये आता है, खरगोन जिला। इसके अलावा खंडवा जिला भी इसमें आता है, खंडवा जिला। खंडवा के बाद में हरदा जिला आता है आपका, हरदा के बाद में सीहोर जिला भी इसमें आता है नर्मदा सोन घाटी में। सीहोर के बाद में होशंगाबाद जिला आता है आपका, फिर रायसेन जिला, रायसेन के बाद में नरसिंहपुर जिला आता है, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जो सभी जिले हैं और भी जिले इसमें आते हैं। तो ये जो सभी जिले हैं ये जिले आते हैं नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत आती है, तो नदियों की बात करें तो पहली नदी तो रहेगी आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी ही हो जाती है पहली नदी जो कि इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा आपकी और भी जो नदियां हैं जैसे कि आपकी सोन नदी हो गई, जोहिला नदी हो गई, तो ये भी आपकी नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आती है। नर्मदा सोन से 2 नदियां तो ये हो जाएगी, जोहिला नदी, 3 नदियां इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर जो जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु है नर्मदा सोन घाटी में, मानसूनी जलवायु है। यहाँ गर्मी में अत्यधिक गर्मी लगती है और ठंड में सामान्य ठंड यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर गाइस अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है नर्मदा सोन घाटी में। पूर्व में यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बारिश ज्यादा यहाँ पर होती है। क्लियर है? तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और पूर्वी जो भाग है इसका नर्मदा सोन घाटी का, इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है जिसमें चावल, मूंगफली इन सभी की पैदावार की जाती है। तो ये भाई रही नर्मदा सोन घाटी के बारे में पूरी डिटेल आपको यहाँ पर हमने मेंशन करवा दी है। तो आप एक बार और रिकॉल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों में से किसका नाम पुराना जो नाम है ये ईसागढ़ था? देखिए ईसागढ़ जो पुराना नाम था ये किसका है? गुना का पुराना नाम है ईसागढ़। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर जाएगा। गैस गुना से हमें एक चीज याद आ रही है कि गुना में गाइस आप सभी को बताइए कि अभी जो है बहुत बड़ा ये हत्याकांड हुआ है, पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है, 3 पुलिसकर्मियों की। तो गैस आप याद रखिएगा गुना जिला का जो एक स्थान है, गुना जिला ही बेसिकली आप याद रखिएगा। इसलिए अगर आप थोड़ी सी देखिए ये जो है करंट का मैटर है और करंट की चीजों से आपका अपडेट रहना बहुत जरूरी है भाई, चाहे वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने या ना बने। बट ये जो चीजें हुई है वो बहुत ही गलत हुई है और इसका जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो है कहीं ना कहीं कुछ अलग किया जाना चाहिए ताकि लोगों में इस चीज का वो रहे कि ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप भी हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पर हम आते हैं गुना जिले के बारे में। इसका पुराना नाम क्या है? ईसागढ़ है। ईसागढ़ इसका पुराना नाम है। गाइस यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आ रहा है गुना। अब गुना के बारे में, हम गुना जिले के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको कवर करवा देते हैं। गुना जिले की अगर हम बात कर रहे तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है गाइस गुना जिले का, यहाँ पर मेला एक लगता है जिसका नाम है कौन सा मेला लगता है? यहाँ पर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा जी जो है इनका मेला यहाँ पर लगता है। और गुना जिले का एक स्थान है भामावत, भामावत यहाँ पर ये मेला लगता है भामावत गांव में तेजा जी का। यहाँ पर एक पाइपलाइन गुजरती है यहाँ से हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। ये जो पाइपलाइन गुजरती है ये आपकी गुना से ही गुजरती है। गुना में एक स्थान है विजयपुर,
विजयपुर। यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है और गेल इंडिया, इनकी इकाइयाँ जो कि इनका उत्पादन इकाइयाँ उत्पादित इकाइयाँ यहाँ पर लगी हुई है विजयपुर गुना में। और गुना को गाइस मालवा का प्रवेश द्वार गुना को बोला जाता है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, प्रवेश द्वार चंबल का, तो ये भी गुना को ही बोला जाता है। तो गुना को मालवा चंबल का प्रवेश द्वार बोला जाता है। विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की उत्पादन इकाइयाँ यहाँ पर लगी हुई है। और यहाँ पर गुना में भू उपग्रह दूरसंचार उपग्रह केंद्र है, भू उपग्रह दूरसंचार उपग्रह केंद्र यहीं पर है गुना में। तो गुना आप याद रखिएगा गाइस, गुना से अलग कर अशोकनगर जिले को बनाया गया है। अशोकनगर जो जिला बनाया गया है ये गुना जिले से अलग करके ही बनाया गया है। अशोकनगर में चल रही है, अशोकनगर में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और सिंध नदी यहाँ से गुजरती है, इस जिले में सिंध नदी बेसिकली बहती है गुना जिले में। तो आई थिंक यहाँ से आपका गुना जिला कवर हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र सर्वाधिक है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो क्षेत्र है सर्वाधिक है। वैसे तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, कान्हा इसलिए राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्र सर्वाधिक है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र की पूछी गई है। और आसान भाषा में बात करें तो मध्य प्रदेश यहाँ पर निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी इनमें से चारों में से सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ से निम्न न होता और आपको देता कि बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये होता आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब निम्न दे रखा है तो इनमें से आपको चारों में से क्लिक करना है। अब चारों को क्लिक करना है तो चारों का आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सभी का क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका माधव शिवपुरी में, बांधवगढ़ उमरिया में, सिवनी छिंदवाड़ा जिले में आता है, सतपुड़ा आपका होशंगाबाद जिले में आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका क्षेत्र सर्वाधिक है, इसलिए इसका क्वेश्चन का डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस कि कंचन घाट किस नदी पर स्थित है। कंचन घाट जो है ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ये आपका स्थित है। ये बेतवा जो नदी निकलती है ये कुमरा गांव से निकलती है। कुमरा गांव कहाँ पर आता है, तो ये आपका रायसेन जिले में आता है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल जो नदी निकलती है ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और ये जानापाव पहाड़ी किस जिले में आती है, ये आपकी इंदौर के अंतर्गत, महू जो है इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, आप सभी ने ये पता ही है। यहाँ से अमरकंटक से बेसिकली 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन नदी और नर्मदा नदी और जोहिला नदी। ये 3 नदियां यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, जो कि आपको पता होगा। अमरकंटक किस जिले में आता है, तो ये आपका अनूपपुर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का ये जो जिला है इसमें पहला जियो पार्क बनाया जाएगा देश का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा जबलपुर में ये बनाया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस तैराक का चयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के लिए हुआ है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है कन्या नायर। कन्या नायर ऑप्शन नंबर डी के साथ में सही जवाब हमारा जाएगा। हाल ही में चित्तगिरी वार्षिक उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है, ये करंट के क्वेश्चन है। और इसका स्थान पर किया गया है सांची में, जो कि चित्तगिरी आपको बताइए सांची से ही रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए सांची हमारा सही जवाब रहेगा। वाइल्ड लाइफ के इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत का जो राज्य है ये, इसका नाम है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। तेंदुओं की जो जनसंख्या है सर्वाधिक यहाँ पर पाई गई है। इंदौर के शरद जपे को किस खेल के लिए विश्वामित्र पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, सही जवाब हमारा रहेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर जाएगा। खो खो के लिए इनको जो कि सम्मानित किया गया विश्वामित्र पुरस्कार 2019 से, सी ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा। गाइस इस वीडियो सीरीज में ये सेकंड पार्ट है हमारा, और इसमें हम काफी डिटेल के साथ कवर आपको क्वेश्चंस करवा चुके हैं। और इसके जो है नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आएंगे वो भी इससे एडवांस तरह का लेकर आएंगे, ताकि आपको और अच्छे और नए क्वेश्चन के बारे में पता चल पाए। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले। जितना ज्यादा सपोर्ट और आपकी तरफ से हमें मिलेगा उतनी ही अच्छी चीजें, नए क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। बस आप सपोर्ट दिखाते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड या और कोई जीके वगैरह से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल पाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।